हेलो बच्चों, आई एम पुलिस फिजिक्स पेंटर। आज हम द्रव्यमान के अंदर और घूर्णन गति का पार्ट नंबर 6 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, संवेग संरक्षण का नियम और साथ ही साथ घूर्णन त्रिज्या की बात करने वाले हैं। अगर लास्ट 5 वीडियोस नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, तभी फील आना प्रारंभ होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। देखो जी, संवेग संरक्षण का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। संवेग संरक्षण का नियम। अब इस चर्चा से मैं आपको कई चर्चाएं बता देता हूं, कोनिया लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। देखिए जी, टो इक्वस टू होता है बेटा dl अपॉन dt। यहां तक कोई चर्चा में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आप देखो जी, कभी भी किसी भी चीज को अगर हम संरक्षित करते हैं उसका मतलब क्या होता है ये समझिए। उसका मतलब ये होता है उस चीज को हमने नियत कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तभी तो वो संरक्षित हो सकती है। अगर हम ऊर्जा की बात करना स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते थे k प्लस यू बराबर में नियतांक। याद करो, तो हमें क्या पता लगता था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नियतांक है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। इसको रिलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अच्छा, k प्लस यू बराबर नियतांक, तो हमने क्या बोला था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिति ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा की बात करते हैं, वो क्या है, स्थिरांक की बात करना स्टार्ट करती है। तो हमने क्या बोला था, k बराबर माइनस डेल्टा यू की बात करना प्रारंभ की थी। यहाँ तक समझ आता है। अच्छा, अभी क्या होता है जी, स्थिति की बात करना स्टार्ट करते हैं। कौन सी, टो इक्वल्स टू dl अपॉन dt की बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं जो टॉर्क है वो बाह्य बल की बात कर सकता है, इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया। समझो इस चीज को, टो की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 बराबर में dl अपॉन dt की बात करना स्टार्ट करते हो, मतलब dl बराबर में नियतांक की बात करोगे, यानी कि L बराबर में नियतांक की बात करोगे। इससे चीज से वाकिफ, तरीके से वाकिफ रहोगे आप, है ना। चलो ठीक है। देखिए जी, अब किसी भी चीज को अगर आपने संरक्षित करना है तो उसका मतलब क्या होता है। अगर मैं इसको स्थानांतरित गति की बात करना स्टार्ट करूं, अगर मैं बात करता हूं F बराबर ma की बात करना प्रारंभ करता हूं, एक बार सुनना जी, बहुत तरीके की बात है। इससे अपने 3 चीजें बता सकते हैं। अगर मैंने बोला F कोई बाह्य बल है, तो F को मैंने 0 किया, तो ये किसकी बात करेगा, ma की बात करेगा। a का मतलब क्या होगा, 0, मतलब ये a का मतलब क्या हो गया, नियतांक हो गया, यानी कि यहाँ पे त्वरण क्या है, नियतांक की बात करना प्रारंभ कर रहा है। किसी भी कंडीशन में आप बाह्य बल की वैल्यू को 0 करते हैं, किसी भी कंडीशन बोल रहा हूं, किसी भी कंडीशन में अगर आप बाह्य बल की वैल्यू को 0 करते हैं तो उसके सामने जो चीज आती है वो स्थिरांक की बात करना स्टार्ट कर देती है। यहां देख सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ठीक बात, हटा सकते हैं इसको। तो और कोई एग्जांपल ले सकते हो फोर्स की फॉर्म में, तो उसका भी काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इस स्थिति में, कोणीय संवेग संरक्षण के अनुसार बाह्य बल का मान अगर 0 होगा तो कोणीय संवेग का मान नियत होगा या नियतांक होगा। सही चर्चा है। आपने कुछ भी नहीं करना जी, आपने जो बाह्य बल की वैल्यू क्या उसको 0 कर देना है। किसी प्रकार की कोई दुविधा का विषय है नहीं, एक्चुअली बनाते हो तो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर चलते हैं, ये खत्म हो गया जी हमारा पार्ट। अगला पार्ट है हमारा घूर्णन त्रिज्या, इसको बोलते हैं
रेडियस ऑफ जाइलेशन। सुनिए जी, जैसे आपने जड़त्व आघूर्ण की बात करना स्टार्ट की थी, उसमें आपने क्या बोला था, जड़त्व आघूर्ण जो होता है, बता देते हैं ना भाई, थोड़ा सा नहीं तो दिक्कत करोगे इसमें। जड़त्व आघूर्ण जो होता है I बराबर में क्या होता है, mr² की बात करना स्टार्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक डिस्क की बात करता हूँ, सुनना जी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको इतना मतलब आगे की बात है, डिस्क के बारे में बात चर्चा जब करेंगे बताएंगे, पर अभी आपको समझना ज़रूरी है, नहीं तो काम बनेगा नहीं। ये आपका क्या है, अक्ष से परित क्या है, ये रोटेशन हो रहा है। ये R कोई सेंटर से इसकी रेडियस की बात करते हैं, m मास की डिस्क है। तो इसका अगर I निकालते हैं तो I बराबर आता है mr²/2 की बात करता है। सुनना जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखवाने को लिखवा सकता हूँ, I बराबर में mk² की बात करता है, कहानी खत्म, खेल खत्म। ये लो जी आपका रेडियस ऑफ जाइलेशन। समझ क्या आया, कुछ भी नहीं आया जी, क्या ही मतलब है इसका, फिर तो किताब से ही पढ़ रहे हो ना, सही बात है ना। चलो समझो, देखो क्या होगा, इसका mr²/2 डिस्क की बात करना, डिस्क की बात कर रहा हूँ ना, रेडियस ऑफ जाइलेशन डिस्क की बात करें, mr²/2 आया। अब सेम चर्चा जो बात करेंगे, सेंटर से इसकी, सेंटर से पास आउट कर रही है, इसकी कोई अक्ष की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से हम यहाँ तक की बात R की कर रहे हैं। अब यहाँ पर R की बात ना करते हुए हम बात करेंगे किसकी, माफी चाहते हैं, हम R की बात ना करते हुए हम बात करेंगे K की। ये मास है, कहने का मतलब वही लंबवत दूरी की बात करेगा, पर उस लंबवत दूरी के लिए हम वैल्यू किसको यूज करेंगे, K की बात करना स्टार्ट करेंगे। किसी भी निकाय के लिए अगर बात करना चाह रहे हैं, मान लो कोई m1 मास की बात कर रहा है, m2 मास की बात कर रहा है, वो r1 r2 r3 डिस्टेंस पर पड़ी हुई हैं, पर यहाँ पर हम एक लंबवत दूरी मानेंगे, वो K होगी। सेम चर्चा रहेगी, इसके लिए वैल्यू भी क्या आएगी, mk² की बात करना स्टार्ट करेगा, mk²/2 की बात करना स्टार्ट करेगा। सुनिए जी, इंपॉर्टेंट है। अब मैं बोल रहा हूं इसका, इस पे कितना मर्जी बल आघूर्ण की बात करना स्टार्ट करो, जो इसके बराबर होना चाहिए अगर इस डिस्क की बात करना चाह रहे हैं। तो अगर मोटी मोटी बात बोला जाए तो I बराबर में जो हम mr² लिखते थे, अब हम बेशर्ते क्या लिखेंगे, mk² लिखना चाहेंगे, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही चर्चा है, वही लंबवत दूरी की बात करेगा, लिख देते हैं इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लो भाई। और जैसे हमने वो बात करी थी किसकी, जड़त्व आघूर्ण के लिए, आकृति आकार पर निर्भर करता है, अक्षों से कितनी दूरी है उस पर निर्भर करता है। लिख देता हूं, अक्ष से दूरी पर द्रव्यमान आकार आकृति पर, इन पे निर्भरता शो करता है। सही चर्चा है, पक्की बात है। एक बार वापस डिफाइन कर देते हैं ताकि दिक्कत ना आए। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है, किसी भी बाह्य बल की बात कर रहे हो, उसकी वैल्यू को 0 कर दो तो हमें जो कोणीय संवेग मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। नेतांक की बात करना स्टार्ट करते हैं, टो = dl/dt की बात करते हैं। टो की वैल्यू को 0 कर दिए तो dl/dt बराबर 0 आ जाएगा। dl बराबर 0 हो गया तो l बराबर में नेतांक की बात करना स्टार्ट कर देगा। सेम चर्चा हम किस में करते हैं, घूर्णन त्रिज्या की बात करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम जड़त्व घूर्णन की बात करते थे, उसमें हम वैल्यू देते हैं I बराबर में mr²। अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी mk²। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, मेरे दिमाग में ऐसे स्ट्राइक कर गई। क्या स्ट्राइक कर गई सर आपके दिमाग में, अरे आओ तो सही लाला जी, क्यों करते हो ऐसे तुम। मान लो ये किसी निकाय की बात कर रहा है, अरे समझो रे, फील लो जी, तुम ऐसे भागम भाग मत किया करो। ये m1 की बात कर रहा है, ये m2 की बात कर रहा है, ये m3 की बात कर रहा है, और ये m4 की, अरे m4 यहाँ आ दो, m4 r1 r2 r3 r4 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। सिर्फ एक ही चर्चा करूंगा मैं, वो चर्चा क्या रहेगी, वो चर्चा ये रहेगी, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं m की बात करना स्टार्ट करूंगा और k की बात करना स्टार्ट करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लंबवत दूरी, अक्ष से लंबवत दूरी की बात करेगा।
इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो भाई। सही चर्चा है, आसान चीज़ है, मुश्किल है, बहुत ही आसान चीज़ है। इसके बाद 2 पर मैं पढ़ेंगे समांतर अक्ष और पैरेलल और परपेंडिकुलर की बात करना स्टार्ट करेंगे, लंबवत अक्ष के लिए। आ जाओ जी। हाँ तो आई ओमेगा में निदान तौर से दिक्कत नहीं है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बोला है टो इक्वल्स टू डीएल अपॉन dt, यदि बल आघूर्ण अनुपस्थित हो टो बराबर 0। अरे भाई बल आघूर्ण एक्चुअली स्थानांतरित में क्या होता, बल ही तो होता था, फोर्स ही तो होता, क्या दिक्कत कर रहे हो। अगर हम किसी भी बल आघूर्ण की बात करते हैं तो हम गेट का एग्जाम्पल काहे लिया, उसका हमने कब्जों का एग्जाम्पल काहे लिया, दूर लगाते हैं, बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं। जितना दूर लगाएंगे हमें बल कम लगाना पड़ता है, जितना नज़दीक लगाएंगे बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। डीएल अपॉन dt बराबर 0, एल बराबर 0 नितांक मतलब आई ओमेगा की वैल्यू क्या, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा की बात करना स्टार्ट करते हैं। आपको बताया हुआ जड़त्व, आघूर्ण, कोणीय वेग और हमारा कोणीय संवेग के बीच में संबंध। परिभ्रमण की बात करते हैं। आइए जी, आपके सामने है जी, ये देखिए जी, किसी निकाय के लिए m1 m2 m3 m4 की m5 तक, अरे जितने की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं तो ये वाला पार्ट काट सकते हैं, अब कर लीजिए बात। तो ए से बी, इसने एक जो एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब ये मान लीजिए एक्सिस है, इसको मैंने ए बी बोल दिया। अरे इसमें काहे दिक्कत है, पूरा खोल के बताया भाई। तो ये मास की बात कर रहे हैं और ये किसकी बात कर रहा है, के की बात कर रहा है। किसी वस्तु की घूर्णन त्रिज्या से नापी गई वह लंबवत दूरी जिसके वर्ग का उस वस्तु के द्रव्यमान से गुणा करने पर अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। क्या बोला था जी, जड़त्व आघूर्ण का टॉपिक बीच में ऐड अप होगा तभी काम बनना स्टार्ट होगा, और मैंने पूरा बता दिया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बराबर में क्या बात करेंगे, एम के स्क्वायर की बात करना प्रारंभ करेंगे। निर्भरता घूर्णन अक्ष की स्थिति पर, बिल्कुल सही बोला। पिंड के द्रव्यमान वितरण पर, अर्थात आकार, आकृति व घनत्व पर। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। समकोणिक या लंबवत अक्षों की परमें, आओ जी मेरे साथ, डायग्राम पढ़ा रहने दे। इस डायग्राम से हम एक काम करना स्टार्ट करते हैं। सुनिए जी, डायग्राम हो गया तो सारा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो जी, अगर फॉर्म देखा जाए तो सीधा आएगा आई जेड बराबर में आई एक्स प्लस आई वाई। कोई भी किसी प्रकार का क्रांतिकारी नहीं बनेगा कि सर आई एक्स बराबर में आई जेड माइनस आई वाई। अरे नहीं भाई, समझो एक बार। या आप सोचो कि हम जेड को इधर लेके आई एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में ले लें और आई जेड को इधर ऐड कर दे, नहीं होगा। कहने का मतलब क्या, आई एक्स बराबर में कुछ भी बोलना चाह रहे हो आई जेड के साथ तो नहीं होगा जी। बताते हैं कैसे, समझो। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो इस तरह से, पहले तो आप बात करो 2D सरफेस की, ये द्विविमीय की बात करना स्टार्ट करता है, उस पर लगना एप्लीकेबल होती है, लैमिना सरफेस जिसको बोलते हैं। सही चर्चा है। इसकी जो मोटाई होती है बहुत कम होती है उन सरफेस के लिए, थिकनेस। सही बात है। सुनना जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो सुनिए जी। आप समझिए जी, आपका ये x है, ये y है और ये z है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों पॉइंट सेंटर ऑफ मास से इंटरसेक्ट करें। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब द्रव्यमान केंद्र से जाने की पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। पर यह जरूरी पॉसिबल है कि आपस में ये क्या हो, समकोणिक हो। आपस में क्या हो, ये समकोणिक हो, परपेंडिकुलर हो, समकोणिक, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अंग्रेजी में क्या लिख रहे हो, नहीं लिख रहे। आप समझिए जी, थोड़ा सा वेक्टर की फॉर्म को याद करवाते हैं, आसान रहेगा। मान लीजिए ये आर वेक्टर की बात, अरे वेक्टर ना बोल लीजिए, भूल जाएंगे, आर की बात कर रहा है, तो इस पे वाई के सामने हमने परपेंडिकुलर डाला किसका, एक्स का। अरे भाई ये एक्स है, मेरे को लग रहा था ऐसा कुछ रहेगा, पर वो रहेगा।
सुनना जी, अच्छा ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ये r हो जाएगा। सुनना जी, अगर मैं जड़त्व आघूर्ण की बात करता हूं I की, तो क्या लिखते हो आप, mr²। सही चर्चा है। अच्छा एक बात बताओ, r एक्चुअली था क्या, r तो ये था सर कि अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो यहां से लेकर इसकी जो लंबवत दूरी है वो बात करना चाह रहे हो, लंबवत, यही था। अच्छा अगर मैं y की बात करूंगा, आई y की, तो क्या आएगा, mx², क्योंकि लंबवत दूरी क्या है, mx²। आई y के लिए बात करूंगा तो आएगा my, ओ हो ओम फो mx², ये डॉट नहीं है बीचा। अगर आई x की बात करूंगा, इस पे लंबवत क्या है, my², और i की बात करूंगा तो क्या है, mr², जो किसके बराबर है, z के। सही चर्चा है। तो अगर तीनों फॉर्म को मिलाया जाए तो आई जेड बराबर में क्या आएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। सर काहे ऐसी बात कर रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि जो r² आएगा वो x² प्लस y² के बराबर आएगा। और एक्चुअली होता क्या है कि r बराबर में रूट में x² प्लस y²। अरे भाई कैसे बात कर रहा है, ट्राइंगल लॉ में आ जाओ, ये अगर मैं इसको x मानता हूं, अरे भाई इसके बराबर x ही तो आएगा, क्या दिक्कत कर रहा है, ये x आएगा तो हम क्या बोलते थे, x² प्लस y² बराबर में r², a² प्लस b² कौन सा, सदिश वाला, बराबर में कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि परिमाण की बात करते थे। सही चर्चा है। अब ये तुम्हें समझ आया या नहीं आया, नहीं आया सर। देख भाई आई जेड की वैल्यू क्या है, mr², वहां पे क्या है, my² प्लस mx², m से m मर जाएगा, r के बराबर में क्या आ जाएगा, x² प्लस y², r बराबर में क्या, रूट में x² प्लस y²। तो टेक्निकली वही काम आ गया। नहीं समझा, समझ आप तो इस डायग्राम पे आओ, ये इसके परपेंडिकुलर है दोनों। सही चर्चा, वापिस समझो, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, बिल्कुल करेक्ट बोला। x के लिए x किस पे लंबवत है, y पर, जो दूरी है, ये तेरा y है जी, सुनना मेरे, ये तेरा y है, इस पे लंबवत क्या है, ये है, और ये दूरी एक्चुअली है क्या, x की है। ये तेरा x है और इस पे ये लंबवत दूरी है, ये किसकी है, y की दूरी है। तो कहने का मतलब y पे लंबवत कौन है, x, और x पे कौन है, y। इसके अलावा फील नहीं आ सकता भाई, सिंपल सी बात है। ध्यान रखना जी, समकोण की 2D सरफेस की बात करना स्टार्ट करेगा, आई जेड और आई एक्स प्लस आई वाई की बात करेंगे, द्रव्यमान केंद्र से गुजरे ऐसा कोई संभवता सही नहीं है, जाए चाहे ना जाए। मोटाई बहुत कम होती है, जितनी ज्यादा मोटाई लोगे हमारी एक्यूरेसी उतनी कम आनी स्टार्ट हो जाएगी। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल भी लिया इस पे, बता देंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो। लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़ता आघूर्ण, जो मैंने आपको mx² my² और mr² के बराबर बताया था, दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़ता आघूर्ण के योग के बराबर, जबकि अभिष्ट अक्ष उन दोनों के कटान बिंदु से होकर गुजरती है। ये वाला इसका कटान बिंदु है। जो आई जेड बराबर में आई एक्स प्लस आई वाई की बात करना प्रारंभ करते हैं, किसी प्रकार से कोई भी दुविधा नहीं करोगे इसमें, करोगे तो तुम गलती करोगे, क्या दिक्कत है। समकोणिक नाम से पता लग रहा है। उदाहरण बोला है 5 की ग्रा, 2 की ग्रा, 3 की ग्रा और 4 की ग्रा। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है पर कुछ नहीं। 4 पिंड है 0 0 0 2 0 0 0 3 0 -2 0। बोला है बिंदुओं पर रखे गए हैं x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष के सापेक्ष इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण दूरियों मीटर में नापी जाता है। तो आ जाओ जी, छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखो इसके पहले नाम थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ। देखो मैं सारी चीज़ें यही लिख दूंगा, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो जी, z अक्ष में जो भी है देख लो, 1 2 3 4 सब 0 है, तो z का काम ही नहीं है कुछ। x1 x2 x3
y1 y2 y3, ये काहे लिखा है समझिए, बताते हैं अभी। x1 की वैल्यू कितनी है 0 है, y1 की वैल्यू x, देखो ये देखो x1 y1 z1, x2 की वैल्यू कितनी है 2, x3 की वैल्यू कितनी है 0 और x4 की वैल्यू कितनी है -2, सही चर्चा। y1 की वैल्यू 0 0 3 -2, 0 0 0 0 3 -2, चेक कर सकते हो। एक बार बता देता हूँ, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4। अच्छा, हम जानते हैं जो हमारी थ्योरम हम पढ़ के आए हैं वो होता है iz बराबर में ix प्लस iy की बात करना स्टार्ट करता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया x और y का पता लग जाए तो iz का काम हो जाएगा। काहे दिक्कत है, क्योंकि ix की वैल्यू और iy की वैल्यू को हम एड अप कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो ठीक है, बहुत प्यार से और बहुत तरीके से। अरे हो जाए रे, क्यों करे रे यार भाई, मानता नहीं ना भाई। ये ix की बात करेंगे तो ix के लिए याद कीजिए कि हम किसकी बात कर रहे थे, x पे y लंबवत था, मतलब m1 y1 स्क्वायर की बात करेंगे। नहीं समझे, अरे समझना पड़ेगा जी। हमने जब इस तरह बात करनी स्टार्ट की थी तो y पे क्या था, x लंब था, और x पे कौन लंब था, y लंब था। तो ix की वैल्यू क्या आई थी, my स्क्वायर। तो यहां पर ix बराबर में क्या आएगा, my स्क्वायर। तो y1 y2 y3 की बात करना स्टार्ट करेंगे। 5 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 9, काहे 3 का स्क्वायर। अच्छा पूरा लिख देते हैं एक बार, आगे कर लेंगे मैनेज। प्लस आगे क्या है, 4 × -2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आएगा 9 × 27 प्लस 16, सही बात तो बोल रहा हूँ। 3 2 3 4 और 1 5, अरे भाई ये क्या आ रहा है, 53 आ रहेगा। 6 6 12 13 1 2 3 4 43 आएगा भाई। अरे क्षमा के प्रार्थी हैं हम। ix की वैल्यू आ गई। अच्छा iy की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर दें जिसको, अरे यार ऊपर काहे कर दें इसको। iy की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 × 0 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 0 × 3, मतलब नहीं है 3 × 0 कर दो, एक ही बात है, 0 ही आएगा भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो। और 4 × -2, मतलब 4 × 4 ही कर देता हूँ उसको। तो जी आएगा 2 4 दूनी 8, 24 आएगा भाई। तो दोनों की वैल्यू को हमने क्या करना है, एडअप करना है। तो मतलब iz बराबर में क्या आएगा, ix प्लस iy की बात करना प्रारंभ करेगा, यानी कि 43 प्लस 24 की बात करेगा, 7 और 2 6 67 की बात करना स्टार्ट करेगा, वो भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर की बात करेगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट है। समझो इस चीज़ को वापस। आओ मैं समझता हूँ, मैं बहुत प्यार समझता हूँ। देखो डायग्राम ना भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। सुनिए, 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम द्रव्यमान 4 पिंड है। 0 0 0 2 0 0 0 3 0 -2 -0 की बात, -2 -2 0 की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। बोल रहे हैं x y z के सापेक्ष इस निकाय का जड़ता व दूरियों को मीटर में नापा जाता है। आप जानते हैं कि हम जो डायग्राम बना के आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये इस तरह था। मतलब ये जो y था इस पे x का लंब था और x पे y का लंब की बात करना स्टार्ट की थी, और x पे जो लंब होता है वो ix की वैल्यू क्या थी, my स्क्वायर की बात करना प्रारंभ करेगा, और iy की बात करते हैं तो mx स्क्वायर की बात करना प्रारंभ करता है। इस चीज से वाकिफ रहोगे अब। तो इस फॉर्म को हमने इस तरह लिख दिया, और वैल्यू क्या आई हमारी 43 प्लस 24 67, ऑप्शन नंबर पहला। अरे वाह, इतना पुण्य का काम। ix बराबर में इस फॉर्म में लिख दिया इसने 43, और iy की फॉर्म x की फॉर्म में लिख दिया 24।
सही चर्चा है वाकिफ तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं करोगे, पक्की बात है। लास्ट रहेगा समांतर अक्षों की प्रमेय। आओ इसको मैं यहीं पे समझाता हूँ तुम्हारे को, बहुत ही सिंपल है। अगर सीधा फॉर्म देखोगे तो क्या आएगा, आई बराबर में ICM प्लस MD स्क्वायर। आओ अच्छा IG लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। देख नाम से पता लग रहा है समांतर अक्षों की प्रमेय, मतलब दो अक्ष की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो समांतर की बात करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ जी, जब भी कोई अक्ष सेंटर ऑफ मास से गुजरती है तो उसका आई का वैल्यू, जड़त्व आघूर्ण का वैल्यू कम होता है ज़्यादा होता है, एज कंपेयर टू साथ वालों से कम होता है, ये बात पता है हमें। तो मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इससे ज़्यादा ही आएगा। नहीं समझे? कहने का मतलब क्या है, इसका वैल्यू जो है इससे हमेशा कम ही होगा, इसका वैल्यू इससे हमेशा ज्यादा ही होगा। वापिस बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास से जो भी अक्ष जाती है उसका जड़त्व आघूर्ण कम होता है एज कंपेयर टू साथ वाले से। आप जानते हैं कि अगर इसकी डिस्टेंस को, इसकी दूरी को अगर और बढ़ा दिया जाए तो हमें वैल्यू और ज़्यादा मिलनी स्टार्ट होगी। काहे मिलेगी? क्योंकि हमारा जो फॉर्म आई है वो आई है MD स्क्वायर में, मतलब D की वैल्यू स्क्वायर करके ऐड होगी किसमें, उसके M में। मान लिया आपने यहाँ 2 लिया, समझिए इस चीज़ को बहुत आराम से और बहुत प्यार से फील दीजिए। यहाँ आपने वैल्यू 2 लिया है तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, अगर मैं इस वैल्यू को 3 कर देता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू इसके साथ ऐड होके वैल्यू किसकी आएगी, इसकी आएगी। किसकी? इसकी। थोड़ा फील दिलाए। मान लो ये कोई निकाय की बात कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास अक्ष की बात कर रहा है, ये इसके जो है वो इसके पैरेलल है। मैं क्या बोल रहा हूं, अक्ष से जो परित सेंटर ऑफ मास के जो द्रव्यमान केंद्र जा रही है उसकी वैल्यू इससे हमेशा क्या होगी, कम होगी, और इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा ज्यादा होगी। कहने का मतलब क्या है, आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा, ICM किसका, इसके वाले का प्लस MD स्क्वायर। इसके अलावा तीसरी 1 रुपए की चीज ही नहीं है भाई, सही बोल रहा हूं भाई। तो I बराबर में ICM प्लस MD स्क्वायर की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, जितनी दूरी पास में होगी वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, जितनी दूरी ज्यादा होनी स्टार्ट होगी वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। खुद ऑटोमेटिकली दे सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, जितना कर सकते हो कर लो, बेशर्ते आपका पहला जो अक्ष हुआ वो सेंटर ऑफ मास से जाएगा ही जाएगा, द्रव्यमान के 10 जाएगा। पढ़ना स्टार्ट, कुछ भी नहीं है, इसको तो रट लो तुमसे। और मैंने इतना फील दिलवा दिया। IG की वैल्यू, एक्चुअली ये IG इसकी बात कर रहा है, A' B' की बात कर रहा है, घबराना नहीं। किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण पिंड के गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष के सापेक्ष पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा उसके द्रव्यमान के दोनों समांतर मध्य दूरी D के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ये जो IG बात कर रहा है, ये IG वाला, ये IG जो बात कर रहा है यही बात कर रहा है एक्चुअली। IG मतलब ICM की बात करना चाह रहा है, कौन सा, A और B की बात कर रहा है, A' B' की, सॉरी A भी तो ये रहा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलो ठीक बात है। आज अच्छी चीज़ें पढ़ी हमने बहुत, मतलब मेरे को ऐसा लगा बहुत फील आया आज। महत्वपूर्ण बिंदु, पहला हमने क्या पढ़ा, मैं तो भूल ही गया। टो इक्वल्स टू DL/dt। अच्छा जी, हम जानते हैं टो की वैल्यू को 0 कर दोगे तो L की वैल्यू क्या हो जाती है, नियतांक की बात करना प्रारंभ करती है। अगर आप इस चर्चा को I ओमेगा बराबर में नियतांक बोलोगे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई फील बेटर, आई एम फीलिंग बेटर। ओके, सेकेंड चर्चा हमने क्या पढ़ी, भूल गया ना मैं, चलो ठीक बात है सर, भूल गए तो बढ़िया चीज़ है। K बराबर में, सॉरी I बराबर में MK स्क्वायर की बात करना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक निकाय की बात करना प्रारंभ की, इस पे मास की बात करी और K यहाँ से दूरी की बात करना स्टार्ट की। बात बता देते हैं, जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं जिस प्रकार,
लंबवत, वो सेम चर्चा रहेगी। थर्ड हमने, अरे यार पेन चेंज करो भाई, क्या कर रहे हो ऐसे। थर्ड हमने बात की आई जेड बराबर में आई एक्स प्लस आई वाई, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ने की संभावना पूर्णतः रहती है। और चौथा हमने बात की आई बराबर में आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। सही चर्चा है, पक्की बात है। आज छोटे से हमने कितना सा पार्ट था, छोटा सा पार्ट था, और इसको आप बिल्कुल तरीके से याद करो, न्यूमेरिकल भी किया है इस पर। देखो जी, इसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है गुरुत्वाकर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बाद एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण को स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रही हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।